हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स। कई टॉपिक हैं, जैसे भारत ने कोरोना की चौथी जो वैक्सीन मॉडर्ना की है उसको मंजूर दी है। तो ये किस प्रकार की वैक्सीन है, कैसे काम करती है, क्या खास है इसमें, क्योंकि जो पहले से जो वैक्सीन मौजूद है भारत में उससे ये अलग है और दूसरे तरीके से बनी है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। किस जर्नलिस्ट को, इंडियन जर्नलिस्ट को जापान ने फुकुओका अवार्ड के लिए चुना है। इंपॉर्टेंट अवार्ड ये माना जाता है पूरी दुनिया में। किस इंडियन तीरंदाज यानी आर्चरी खिलाड़ी ने दुनिया में पहली रैंकिंग पाई है। सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए जो कोविड-19 की वजह से स्थिति गड़बड़ हुई है तो उसका राहत देने के लिए कितने रकम की ये पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा भी कई टॉपिक हैं, उन सब पे बात करेंगे। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया है। दूसरी बार बढ़ाया गया है। अटॉर्नी जनरल का हिंदी में क्या है, कहते हैं अटॉर्नी जनरल को तो महान्यायवादी। ओके, तो इसका आंसर होगा 30 जून 2022। 30 जून 2022 तक के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है फिलहाल, और वो अगले साल तक रहेंगे। ओके, कब उनको नियुक्त किया गया था? 1 जुलाई 2017 को उनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। 2017 में 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और अब फिर से 2021 में भी बढ़ा दिया गया। 90 ईयर के हैं के वेणुगोपाल। ओके, और इससे पहले वो सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं 1977 से 79 के बीच में मोरारजी देसाई सरकार के दौरान। ठीक है, तो इसके अलावा जो अभी सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनका भी कार्यकाल 3 साल के लिए सरकार ने बढ़ा दिया है इस वक्त। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है? वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं, भारत के फर्स्ट। ओके, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा। ओके, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और सभी कानूनी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। और आपको बता दूं कि संसद की जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, उसमें उसकी कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का भी अधिकार है उनको। हालांकि वोट देने का अधिकार नहीं होता है उस दौरान जब संसद में कोई किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही होती है उस वक्त, लेकिन बोलने का अधिकार है, तो इम्पॉर्टेंट है। और वो सारे विशेषाधिकार होते हैं और इम्यूनिटी होती है जो कि एक सांसद के पास होती है। ठीक है, सवाल उठता है कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो मोतीलाल सी सेटावट। ठीक है, जबकि के वेणुगोपाल जो हैं वो देश के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। कैसे नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति की इच्छा पर नियुक्ति होती है, मतलब कि सरकार यानी कैबिनेट ये भेजता है प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। कभी भी हटाया जा सकता है उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तीरंदाजी विश्व कप यानी आर्चरी वर्ल्ड कप जो चल रहा है 2021 का, उसमें मिक्स डबल्स रिकवर्ड कैटेगरी में किस पति पत्नी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? अलग तरह का क्वेश्चन। आंसर होगा दीपिका कुमारी और अतनु दास। ओके, ये दोनों हैं, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है एक साथ। ओके, कहाँ पे इवेंट चल रहा है? पेरिस में चल रहा है ये वर्ल्ड कप के मिक्स इवेंट में। भारतीय जोड़ी ने, इन्होंने नीदरलैंड के जो खिलाड़ी थे उनको शिकस्त दी, हराया। ओके, और अतनु दास और दीपिका कुमारी महतो हैं ये, तो उन्होंने पहली बार पति पत्नी के तौर पर किसी इवेंट का फाइनल जीता है। और ये जोड़ी अब ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है और दोनों से ओलंपिक में भी मेडल की उम्मीद है। ओके, इन दोनों की शादी पिछले साल ही हुई थी 30 जून को। दोनों झारखंड के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीरंदाजी विश्व कप यानी आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 में मिश्रित टीम वर्ग रिकवर कैटेगरी में भारत के किन 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इनमें से कौन है? आंसर होगा सी, यानी कौन सा? दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कोमलिका बारी। 27 जून को हुए टूर्नामेंट में भारतीय महिला रिकवर टीम ने मैक्सिको को हराकर ये गोल्ड मेडल जीत लिया है। कहाँ चल रहा है ये आयोजन? वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हो रहा है? मैंने पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले, फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहा है। ओके,
इम्पॉर्टेंट है ये अवार्ड। और ये इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है और इसमें भी बड़ी भूमिका दीपिका कुमारी के थे। दीपिका कुमारी ने जो शॉट लगाया यानी जो तीरंदाजी की, उसकी वजह से ये टीम जीत गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज आर्चरी खिलाड़ी रिकवर कैटेगरी में कौन बन गई हैं? दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हो गई हैं। आंसर होगा दीपिका कुमारी। ओके, दीपिका कुमारी नंबर 1 खिलाड़ी हो गई हैं आर्चरी के क्षेत्र में। ओके, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन ने उनको वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा है। ओके, और ये है इनका जो उन्होंने जो वहाँ दिखाया था पेरिस में, इस तरीके से। ठीक है, देखिए फ्रांस में चल रहा है ये वर्ल्ड आर्चरी कप 2021 का, तो वहीं पर दीपिका ने शानदार परफॉर्मेंस किए। उन्होंने लगातार कई सारे, एक तो व्यक्तिगत में उन्होंने जीता, उसके बाद फिर जोड़ी में जीता यानी डबल्स में जीता, फिर ग्रुप में भी इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है ये, और एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। दीपिका कुमारी के बारे में बता दूं आपको, उनका जन्म झारखंड के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। दीपिका के पिता शिव नारायण महतो हैं, तो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के रूप में काम करते थे। तीरंदाजी सीखने के लिए अपने घर से निकलते हुए दीपिका के मन में एक संतोष इस बात का था कि उनके जाने से परिवार पर एक बोझ कम होगा। बहुत गरीब, बहुत आर्थिक कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन आज दीपिका ने अपने दम पर परिवार का आर्थिक और सामाजिक दर्जा जो है वो काफ़ी ऊंचा कर दिया है। ओके, 27 साल की हैं इस वक्त, और जो 14 साल की थी वो उस वक्त उन्होंने धनुष बाण उठाया था। झारखंड में जो वहाँ पर जो पारंपरिक रूप से धनुष बाण बनाए जाते हैं बांस के, तो उससे उन्होंने तीरंदाजी की दुनिया में प्रवेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए कितनी रकम के राहत पैकेज की घोषणा अभी हाल ही में की है? जून 2021 में। आंसर होगा 6,28,000 करोड़ रुपए। ओके, ये रकम जो है सरकार ने कहा है कि हम राहत पैकेज दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणाएं की हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सब घोषणाएं जो है लोन सुविधा है। ओके, ये कोई सरकार ये रकम नहीं दे रही है किसी को, या छूट नहीं दे रही है, या टैक्स छूट नहीं दे रही है ऐसे बिजनेस को जो कि जिनकी हालत ख़राब है कोविड-19 की वजह से, बल्कि ये लोन की सुविधा दे रही है। और इसमें तमाम जो संगठन हैं व्यापारियों के, जो कारोबार के, उन सब ने सवाल भी उठाया है कि जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो लोन की इतनी सुविधा कैसे कामयाब हो पाएगी। बता दूं आपको कि 8 तरह के आर्थिक राहत के कदम बताए गए हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो आर्थिक राहत के कदम नए हैं, और बाकी जो 4 हैं वो पिछले साल की जो योजनाएं थी उनका विस्तार किया गया। ओके, जैसे कौन कौन है तो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, इकोनॉमिक रिलीफ लोन गारंटी स्कीम है ये, मतलब इसमें सरकार लोन की गारंटी लेती है। तो कोविड-19 से प्रभावित सेक्टर के लिए ये 1,10,000 करोड़ रुपए का लोन गारंटी स्कीम सरकार ने जारी किया है। हेल्थ सेक्टर के लिए इसमें कुछ है, कुछ अलग अलग सेक्टर्स के लिए हैं। अगला है ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये भी जारी किया गया, 1.5 लाख करोड़ रुपए का है, और इसमें अतिरिक्त दिए जाएंगे, इसके तहत वितरित किया जाएगा। ओके, पहले से स्कीम चल रही है और 3 लाख करोड़ की घोषणा की गई थी, तो अब इसमें बढ़ा दिया गया है, अब 4.5 लाख करोड़ इस स्कीम का दायरा बढ़ा के कर दिया गया। ओके, अगला है क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसमें क्या है कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको इंडिविजुअल और NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से करीब 1.25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकेगा। पर्यटन के लिए भी जो रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड हैं, इसके अलावा ट्रेवल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। अगला जो है वो है पहले 5 लाख विदेशी जो टूरिस्ट हैं वीज़ा लेंगे, उनको मुफ्त वीज़ा दिया जाएगा। देखिए, आप जब किसी भी देश का वीज़ा लेने जाते हैं तो उसका एक चार्ज लगता है, और जो अच्छा खासा चार्ज होता है, तो जो विदेश से लोग आते हैं उनको भी चार्ज देना पड़ता है वीज़ा के लिए, इंडिया में वीज़ा के लिए। तो अब
पहले 5 लाख विदेशियों जो विदेशी टूरिस्ट है, टूरिस्ट वीज़ा लेने आएंगे तो उनको मुफ्त में वीज़ा दिया जाएगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और आप ध्यान रखिएगा कि कितने लोगों को दिया जाएगा, तो 5 लाख। ये सवाल आ सकता है कि कितने विदेशी टूरिस्ट को फ्री में वीज़ा देने की योजना सरकार ने चलाई है, तो वह है 5 लाख। ठीक है, स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। अगला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का भी विस्तार किया गया है। ठीक है, अक्टूबर 2020 में ये लॉन्च की गई थी योजना। इस स्कीम को अब बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। अगला है कृषि से संबंधित सब्सिडी। किसानों को करीब 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। इसमें डीएपी जो खाद हैं उस पर सब्सिडी दी गई है, अलग अलग रकम दी गई है, और काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है उसमें भी दे दिया है। अगला है 8वां जो राहत प्रदान किया गया है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके बारे में हालांकि पहले ही घोषणा हो चुकी है, तो उसको अब आगे बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का लाभ अप्रैल से जून 2020 के दौरान मिला था, फिर इसको बढ़ाया गया था नवंबर 2020 तक के लिए, और फिर उसको आगे और बढ़ाया गया। ओके, तो मई में सरकार ने कहा था कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अब जो है वो नवंबर 2021 तक मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इस स्कीम को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 की वैक्सीन जो आई है, चौथी वैक्सीन है, इंडिया में मिलेगी, उसके बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा मैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का, इस साल का जो करंट अफेयर्स है जनवरी से जून तक का, वो अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, उसमें नोट्स भी दिया हुआ है, यानी एमसीक्यू है, साथ में डिटेल में नोट्स भी है, ताकि हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डाउनलोड कर सकते हो उसे आप। और पिछले साल का बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, बेस्ट सेलर है 2020 के करंट अफेयर्स का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने कोविड-19 की चौथी वैक्सीन यानी मॉडर्ना कंपनी की है, तो उसको मंजूरी दी है। तो किस प्रकार की वैक्सीन है, इनमें से किस प्रकार की है? आंसर होगा mRNA। ओके, mRNA टाइप की ये वैक्सीन है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की ने इसको ईजाद किया था, और भारत में सिप्ला जो है वो एक सिप्ला कंपनी है, तो वो उस वैक्सीन को आयात करेगी और उसको इंडिया में इस्तेमाल के लिए दे सकेगी। ओके, मॉडर्ना को भारत में पहली इंटरनेशनल वैक्सीन भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये सीधे इंपोर्ट की जा रही है, देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। ठीक है, और देश में ये चौथी वैक्सीन होगी जो आम लोगों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। इससे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके अलावा स्पुतनिक वी, तो उसको मंजूरी मिल चुकी है, वो इस्तेमाल की जा रही है 3 वैक्सीन। तो कोविशील्ड जो है वो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। हालांकि ये भी, इसका भी इजाद भारत में नहीं हुआ है, विदेश में हुआ है। यानी जो यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसने और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया था, और इंडिया में केवल उसको बनाया जा रहा है उस फार्मूले के तहत। ओके, तो कोविशील्ड भी इंडियन वैक्सीन नहीं कर सकें, इंडिया में बनी हुई वैक्सीन है, लेकिन वो इंडिया में ईजाद की हुई वैक्सीन नहीं है। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है वो उसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। ये जो वैक्सीन है यानी कोवैक्सीन, वो भारतीय है, इंडिया में ईजाद हुई। तीसरी वैक्सीन जो है वो स्पुतनिक वी, वो रूस में बनी हुई है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी वो कर रहा है। ओके, तो ये वैक्सीन होते हैं। तो ये जो वैक्सीन है वो किस किस तरह के होते हैं, मतलब किस किस तरह के काम करते हैं? देखिए, वैक्सीन जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक mRNA यानी पार्ट ऑफ वायरस जेनेटिक कोड होता है वो। ओके, और दूसरा होता है वायरल वेक्टर। ठीक है, तो mRNA यानी मैसेंजर RNA होता है ये, और वायरस के जेनेटिक कोड का एक पार्ट है, जो कि इस वक्त जो मॉडर्ना का जो वैक्सीन आ रहा है वो है। और ये इसका काम ये है कि ये वैक्सीन हमारी कोशिकाओं को कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है कि अब हमला होने वाला है, आप प्रोटीन बना के रखे रहो। तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है हमारा शरीर, जो कि अगर वायरस आता है तो
पहचान कर उस पर हमला कर देता है। तो ये इम्यून सिस्टम को इससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, टी सेल को एक्टिव कर देता है, ओके, और जो संक्रमित कोशिकाएं हैं उसको नष्ट करने के लिए कहता है। तो जो कोविड-19 का वायरस है वो इफेक्टिव नहीं रह पाता है। तो ये mRNA ये वैक्सीन है, ओके। दूसरा जो होता है वायरल वैक्सीन होता है, इसमें जो नुकसान रहित जो विषाणु होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, वायरस का ही इस्तेमाल किया जाता है, डेड वायरस का, या जो वायरस में ऐसी इफेक्टिव चीज़ें कर दी जाती हैं जिससे कि वायरस नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन उस वायरस के बॉडी में आने की वजह से जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहचान लेगा कि इस तरह के वायरस आ सकता है, तो और एंटीबॉडी बना कर रखेगा, ताकि जब भी आप जो घातक वायरस है कोविड-19 का उससे अगर इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। कितनी असरदार है ये वैक्सीन? मॉडर्ना की वैक्सीन है, 94.1% ये एफिकेसी बताई जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके 2 डोज लेने के बाद वायरस के खिलाफ इसके 94.1% तक प्रभावी रह सकता है। देखिए अभी भारत को उतने ही डोज मिलेंगे जो अमेरिकी सरकार ने कोवैक्स प्रोग्राम के तहत देने की घोषणा की है। हालांकि भारत खरीद नहीं रहा है, वहाँ से बस आ रहा है एक प्रोग्राम के तहत, और इस साल के अंत तक कंपनी जो है 20 से 30 करोड़ डोज उपलब्ध करा सकेगी पूरी दुनिया में, हालांकि तो उसमें से कुछ हिस्सा भारत को भी मिल सकेगा, ठीक है। तो ये एक वैक्सीन नहीं आई है चूँकि कोविड-19 का माहौल है, और ऐसे में इस बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और सिप्ला को कहा गया है कि आप 100 लोगों के बीच में इसको वैक्सीन लगाइए, 100 लोगों को पहले, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट जमा कीजिए, फिर हम बताएंगे आगे क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस टीचर को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान मिला है या जीता है उन्होंने? आंसर होगा श्यामला गणेश, ओके। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो पुरस्कार है वो जापान के सम्राट की ओर से दिया जाता है, तो ये है, इन्हीं को मिला है ये अवार्ड। ये अवार्ड शुरू किया गया था 1875 में, ओके। उन लोगों को दिया जाता है जो जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये उपलब्धि हासिल की हो, या अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया हो, पर्यावरण को लेकर कुछ काम किया हो, तो ये अवार्ड दिया जाता है। तो अब इनको चुना गया है, ठीक है। ये बेंगलुरु में इकाना के ओहरा स्कूल में कार्यरत हैं, टीचर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन नेवी के साथ जुलाई 2021 में कौन सा युद्धाभ्यास करेगा? क्या नाम है? जुलाई में होने जा रहा है। तो आंसर होगा कोंकण वॉर गेम, ओके। कोंकण वॉर गेम ये होने जा रहा है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। तो उसमें इंडिया की ओर से तमाम जहाज रहेंगे और ब्रिटेन की ओर से HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रहेगा, HMS, ओके, एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। देखिए ये है पूरा जहाज, बहुत विशालकाय जहाज है, बहुत ही बड़ा है, और इस वक्त इसको तैनात किया गया है इराक सीरिया के बॉर्डर पर। तो ये वहाँ से कुछ दिनों में चलेगा और इस तरफ होते हुए और वो जाएगा साउथ चाइना सी में। तो वहाँ पर युद्धाभ्यास होना है। तो उससे पहले जब इंडिया की ओर से गुजर रहा होगा तो उस वक्त बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास होगा इंडियन नेवी के साथ। और उम्मीद यही है कि इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, तो उसको इसके साथ एक तरह से लगाया जाएगा और युद्धाभ्यास के लिए, ओके। हालांकि INS विक्रमादित्य जो है वो अभी रख रखाव के दौर से चल रहा है, उसका मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है, ठीक है। ये HMS एलिजाबेथ वॉरशिप है, बहुत बड़ा है और यूनाइटेड किंगडम का है। ये 30,000 करोड़ में ये बना था और इसमें इतना बड़ा है, करीब 65,000 टन इसका वजन है। एक दिन में 108 हवाई हमले कर सकता है इसमें, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये रहा, जापान ने प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 के लिए किस भारतीय पत्रकार को चुना है? कौन है वो? आंसर होगा P साईनाथ, ओके। P साईनाथ को चुना गया है। उनका पूरा नाम है पिलागुम्मी साईनाथ। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। द हिंदू में
पत्रकार रहे थे, बाद में फिर अलग उन्होंने काम भी किया है। ओके, और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक भी हैं। अब तक आपको बता दूं कि 11 भारतीयों को फुकुओका अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। संगीतकार AR रहमान को भी मिल चुका है, इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो इस बार ये इनको मिला है, ओके, पी साईनाथ को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है और ख़ास तौर पर जो किसानों से रिलेटेड जो पत्रकारिता होती है उसमें इनका काफ़ी नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून को। ठीक है, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक के महत्व को समझने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस, तो उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इसको घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन मंजूर किया है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में ये शुरू हुआ है। सरकारी स्कूलों में जो मूलभूत शिक्षा है, व्यवस्था है, उसमें बदलाव लाने के लिए, बुनियादी स्ट्रक्चर में भी बदलाव लाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। $250 मिलियन लोन मिला है वर्ल्ड बैंक की ओर से इस काम को करने के लिए। ओके, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? बिस्वा भूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चीन जो है वो मंगल पर अपना पहला मानव विमान भेजने की तैयारी कर रहा है, ह्यूमन मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। तो कब तक भेजने का उसका लक्ष्य है? आंसर होगा 2033 तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है। चीन जो है वो मंगल पर अपना पहला मानव विमान भेजने जा रहा है, मानव मिशन भेजने जा रहा है। इससे पहले चीन ने मंगल ग्रह पर रोबोट को भी भेजा था और सक्सेसफुली वो पहुंचा भी। ठीक है, तो एक चीन जो है उधर भी अब आगे बढ़ने की होड़ लगा हुआ है, अमेरिका से भी आगे बढ़ने की अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ओके, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए किस देश को चुना गया है? कहाँ पर होना है? पहले तो भारत में होना था लेकिन अब कहीं और होगा। आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और ओमान। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया में होना था, तो अब होस्ट इंडिया ही करेगा लेकिन आयोजन जो है UAE और ओमान में होगा। इन दो देशों में शिफ्ट कर दिया गया है। कहा यह गया है कि कोविड-19 के चलते हम शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बात ये बताई जा रही है कि टैक्स का मामला था। ICC ये कह रहा था कि इंडिया में जो भी गेम्स होंगे यानी T20 के, तो उसमें सरकार से टैक्स छूट लो, जो भी फंड दिए जाएंगे या खर्च होगा उसके लिए। और अगर सरकार टैक्स फ्री नहीं करती है तो फिर BCCI को वो रकम देनी होगी। तो करीब 1200 करोड़ के आसपास जो है वो लायबिलिटी बन जाती है BCCI पर। तो BCCI ने क्या किया, अब UAE और ओमान में कराने का फैसला ले लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने 28 जून 2021 को इस्तीफा दिया। तो किस देश के प्रधानमंत्री थे वो, या किस देश का मामला है? दूसरे ढंग से इसको क्वेश्चन को कहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दे दिया है? आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, और इसका PDF भी अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे पूरे साल का करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।